हेलो प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। ये दो देशों के मध्य बहती है, भारत और बांग्लादेश। उत्तराखंड से ये निकलती है और यूपी में जब प्रवेश करती है तो यूपी में ये सबसे अधिक बहती है। यूपी में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। फिर बिहार में इंटर करती है और बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है, दो भागों में बांटती है। फिर झारखंड के जस्ट बॉर्डर से इंटर करती हुई, फ्लो करती हुई वेस्ट बंगाल में ये इंटर करती है। फिर बांग्लादेश में इंटर करती है और आगे चल के बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। ये तो बात हुई गंगा नदी के बारे में, एक बेसिक जानकारी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन सी नदियां आके इसमें मिलती हैं और कहाँ से गंगा नदी को गंगा नदी बोलते हैं। बात करें गंगा नदी के उद्गम की, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी व अलकनंदा नदी इसमें आके मिलती है। इसके बाद ही इसका नाम गंगा होता है। तो भागीरथी जो नदी है, उत्तराखंड में एक जगह है गौमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर का सबसे आखिरी छोर है। आप सभी जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी टोटल लंबाई 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ग्लेशियर होगा। यहां से निकलने के बाद भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले से होते हुए टिहरी नामक एक जगह है, वहां जाती है, वहां पहुंचती है। तो टिहरी नामक स्थान पे एक डैम भी बनाया गया है, जिसको टिहरी डैम बोलते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी जो बांध है भागीरथी नदी पे बना है, वो सबसे ऊंचा बांध है। आगे चलते हैं तो भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन कर जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। अब बात करें अलकनंदा नदी के उद्गम की, तो उत्तराखंड में सतोपंत ग्लेशियर है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है। इसके पास ही बद्रीनाथ भी है और इस नदी के रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं, जो हिंदू धर्म में होली प्लेसेस माने जाते हैं, जिनको याद रखना भी जरूरी है। इसमें सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, जिसमें जो धौली गंगा है वो अलकनंदा नदी से आके मिलती है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो दूसरा प्रयाग पड़ता है नंद प्रयाग। यहाँ पे नंदाग्नि नदी अलकनंदा से मिलती है। जब आगे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो कर्ण प्रयाग पड़ता है, जहाँ पे पिंडार गंगा आके मिलती है। जब और आगे अलकनंदा नदी बढ़ती है तो रुद्र प्रयाग पड़ता है, जहाँ पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। और सबसे लास्ट देव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में आके मिलती है। इसके बाद ही जो ये नदी है गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी ऋषिकेश पहुंचती है और इसके बाद हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार के मध्य शिवालिक हिमालय है, मतलब हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम छोर इसी के बीच में है, ऋषिकेश और हरिद्वार के मध्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी इलाकों पे आ जाती है। इसके बाद यूपी में ये नदी प्रवेश करती है तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट मिलता है बिजनौर, जो इसी नदी के तट पे बसा हुआ है। आगे चल के जो कानपुर शहर है इसी नदी के तट पे बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चल के प्रयागराज में इस नदी से यमुना नदी आपस में मिल जाती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जो स्थान है, वहां पे ये माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी आपस में मिलती हैं। हालांकि फिजिकली रूप में गंगा यमुना ही आपस में मिलते हैं। सरस्वती नदी के बारे में कई मत हैं। कुछ मत ऐसे हैं कि बहुत पहले ये नदी बहा करती थी लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है। कुछ मत ऐसा है कि सरस्वती नदी जमीन के नीचे से बहती है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम जो स्थान है वहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल हो जाता है। ये नदी आगे बढ़ती है तो मिर्जापुर जो स्थान है इसी नदी के किनारे है। और आगे बढ़ते हैं तो जो बनारस शहर है
हिंदू धर्म में बहुत होली प्लेस ये कहा जाता है बनारस शहर। तो बनारस शहर इसी नदी के तट पे ही बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो गाजीपुर से जाते हुए ये बिहार में इंटर करती है, और पटना जो बिहार की राजधानी है वो भी इसी नदी के तट पे बसी हुई है। आगे चलकर झारखंड के बॉर्डर से होते हुए पश्चिम बंगाल में इंटर कर जाती है ये नदी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फरक्का, जो फरक्का स्थान है, यहाँ पे गंगा नदी दो भागों में टूट जाती है। एक भाग वेस्ट बंगाल में चला जाता है और एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है। फरक्का में एक डैम भी बना है, फरक्का डैम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। फरक्का डैम बना है फरक्का स्थान पे। यहीं से ही ये जो नदी है दो भागों में टूट जाती है। एक तो वेस्ट बंगाल में चली जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है। जो बांग्लादेश में जाती है वहां पे उसका नाम हो जाता है पद्मा, और जो वेस्ट बंगाल में चली जाती है उसका नाम हुगली हो जाता है। हुगली नदी आगे जब जाती है तो कलकत्ता शहर इसी नदी के तट पे बसा हुआ है, और आगे जब जाते हैं तो हल्दिया नामक जो स्थान है वहां पे ये बंगाल की खाड़ी में ये पानी गिरा देती, हल्दिया नामक जो स्थान है वहां से। अब गंगा नदी के कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। आप सभी जानते होंगे कि गंगा नदी से दाएं ओर से बहुत सारी नदियां मिलती हैं और कुछ बाएं तरफ से नदियां मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में देखते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है यमुना। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और आगे चलकर उत्तराखंड में एक कलसी जगह है, वहां से होते हुए उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर होते हुए फ्लो करते हुए ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर में फ्लो करती है लगभग 200 किलोमीटर तक, और दिल्ली में प्रवेश करती है। जहां पे दिल्ली का जो वेस्ट वाटर है उसको इसमें छोड़ दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे इसका पानी काला हो जाता है। इसके बाद नोएडा यूपी में है, इसी नदी के तट पे बसा हुआ है। आगे चलते हैं तो मथुरा, आगरा का जो ताजमहल है इसी नदी के किनारे ही है। आगे चलते हैं तो इटावा के पास चंबल नदी इसमें आके मिलती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 10 किलोमीटर आगे जाने पर सिंधु नदी इसमें आके मिल जाती है, और आगे जाने पर हमीरपुर के पास बेतवा नदी भी इसमें मिलती है। फाइनली प्रयागराज में जाके यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम लोग सोन नदी के बारे में देखते हैं, जो दाईं ओर से गंगा नदी में मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मध्य प्रदेश का अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है वहां से नर्मदा नदी निकलती है, और इसके एग्जैक्ट दाएं वाले पार्ट से सोन नदी निकलती है। हालांकि ये वाला स्थान छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ से ये निकलती है नदी और मध्य प्रदेश में इंटर करती है। आप देख रहे होंगे बाणसागर बांध यहीं पे है, ये शहडोल वाला जो क्षेत्र है, शहडोल जिला मध्य प्रदेश का, वहां में बाणसागर बांध बना हुआ है। और जब आगे चलते हैं तो यूपी में जब ये इंटर करती है तो एक नदी है रिहंद नदी, तो रिहंद नदी इसको ज्वाइन करती है। रिहंद नदी पे रिहंद बांध बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और आगे चलते हैं तो बिहार व झारखंड के बॉर्डर से होते हुए बिहार में ये इंटर करती है। बिहार के पटना के पास ये गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। अब बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में, जो हुगली नदी की एक सहायक नदी है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे हुगली नदी जो है गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब गंगा नदी से टूट के ही आई हुई है। आप फरक्का स्थान देख रहे हैं, यहाँ से एक पार्ट टूट के आया है पश्चिम बंगाल में, एक पार्ट टूट के बांग्लादेश में चला गया है। गंगा नदी का जो पार्ट पश्चिम बंगाल में आया है उसको हुगली नदी बोलते हैं, और जो बांग्लादेश में चला गया है उसको हम पद्मा बोलते हैं। तो अब देखते हैं दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। झारखंड का जो लातेहार जिला है वहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये पूरा इलाका छोटा नागपुर पठार का रीजन है ना। अब झारखंड के बोकारो से होते हुए
ये वेस्ट बंगाल में इंटर करती है और वेस्ट बंगाल का जो आसनसोल, दुर्गापुर और जो बर्धमान वाला इलाका है इसी नदी के तट पे बसा हुआ है। और ये कलकत्ता के दक्षिणी हिस्से में जाकर हुगली जो नदी है उसमें मिल जाती है। इस नदी को सोरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सोरो ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, बंगाल का दुख किसको बोलते हैं, किस नदी को बोलते हैं। तो दामोदर जो नदी है उसको सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बाईं ओर से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियों की। पहली नदी है रामगंगा। रामगंगा का उद्गम उत्तराखंड के जो दूधा टोली रेंज है वहां से होता है। ये आगे चलती है, उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां से होती हुई गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड में तो स्थित है, लेकिन ये उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे है। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे है। अब ये नदी जब यूपी में इंटर करती है तो मुरादाबाद से होते हुए कन्नौज के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब हम बात करेंगे गोमती नदी की, जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला है। वहां एक गोहत ताल है, वहां से इसका उद्गम होता है। यूपी के लखनऊ से होते हुए सुल्तानपुर, जौनपुर ये इत्यादि शहर से होते हुए बनारस से 40 किलोमीटर दूर गंगा नदी में जाके ये नदी मिल जाती है। अगली सहायक नदी है घाघरा नदी। ये गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत के अंदर जो मापदचुंग ग्लेशियर है वहां से होता है। मानसरोवर के दक्षिण में है, ध्यान दीजिएगा, ये मापदचुंग ग्लेशियर। तिब्बत के बाद नेपाल में ये इंटर करती है और नेपाल में इसे कर्नाली नदी भी कहा जाता है। नेपाल में इसको कर्नाली नदी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेपाल के अंदर ही ये दो भागों में टूट जाती है, पहला गेरुआ और दूसरा कोरियाला। और यूपी में ये जाकर वापस से मिल जाती है, जहां से इसका नाम घाघरा नदी हो जाता है। थोड़ी दूर चलने पर एक और नदी इसमें आके मिल जाती है, जिसे महाकाली या शारदा नदी भी कहा जाता है। अयोध्या घाघरा नदी के किनारे ही है। अयोध्या जो है घाघरा नदी के किनारे है। आगे चलने पर राप्ती नदी घाघरा नदी में आके मिलती है। गोरखपुर जो शहर है राप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। घाघरा नदी आगे चलकर बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। बात करते हैं अगली सहायक नदी गंगक की, जिसका उद्गम नेपाल के अंदर नुबाइंग हिमाल ग्लेशियर से होता है। नेपाल में इस नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। और ये जब भारत में इंटर करती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो इलाका है वहां के बॉर्डर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर फ्लो करती है और फिर बिहार में जाके इंटर करती है। आगे चलकर पटना से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। अब गंगा रिवर सिस्टम की आखिरी नदी है कोसी। हालांकि ये तिब्बत वाले इलाके से निकलती है और आगे चल के नेपाल में इंटर करती है। वहां इसे अरुण नदी भी कहते हैं। नेपाल में इसको अरुण नदी कहते हैं। कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बिहार में इंटर करती है और बिहार में इसे कोसी नदी कहा जाता है। जब बिहार में ये इंटर करती है तो इसको कोसी नदी कहते हैं। बिहार के अंदर कटिहार जिला है और यहीं पे एक स्थान है कुरुसेला, वहां पे ये नदी गंगा में जाके मिल जाती है। देखिए, कोसी नदी नेपाल वाले इलाके में जब फ्लो करती है तो पहाड़ी वाले इलाके में फ्लो करती है, लेकिन जब अचानक से मैदानी इलाके अर्थात बिहार वाले इलाके में आ जाती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कारण बिहार वाले इलाके में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। और ये बाढ़ तो आती है, लेकिन इसके साथ ही ये नदी अपना स्थान भी परिवर्तित करती है, तो बहुत ज्यादा जान माल की हानि पहले होती थी। अब तो इसमें बहुत सारे बांध बना दिए गए हैं और इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। इसी कारण इस नदी को सोरो ऑफ
बिहार भी कहा जाता है। बिहार का दुख भी इस नदी को कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत में बहने वाली जो नदियां हैं उनको और जो कुछ शेष नदियां बच गई हैं उनको देखेंगे।